नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी मिशन मोड में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसके बाद सभी को उपचुनाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बार उपचुनाव की कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है और ड्राइविंग सीट पर वो नजर आ रहे हैं। योगी ने सबसे मुश्किल मानी जाने वाली सीटों की जिम्मेदारी खुद संभाली है। सवाल उठता है कि क्या पूरा उपचुनाव सिर्फ योगी के भरोसे ही लड़ने की तैयारी है या टीम योगी भी अपना दमखम दिखाएगी? तो कैसे तय होगी चुनावी राह, इसे समझेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव के लिए टीम योगी तैयार, चुनावी रण में तैयारी धुआंधार। योगी ने सौंप दी जिम्मेदारी, अब महासंग्राम की तैयारी। 9 सीटों पे उपचुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। ऐसे में सीएम योगी ने सभी सीटों पे परचम फहराने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया। उपचुनाव के लिए यूं तो सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की भारी भरकम फौज पहले ही उतार रखी है और अलग अलग सीटों पे जिम्मेदारी भी दे रखी है, लेकिन अब बारी है इस तैयारी को जमीन पर उतारने की, जिसके लिए लखनऊ में सीएम योगी ने मैराथन बैठक की, जिसमें सभी पदाधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं के साथ रणनीति पे चर्चा की गई। पूरी तैयारी है पार्टी की और पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और 9 की 9 घोषित हुई हैं। अभी 10वीं भी घोषित होगी। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। बैठक में सीएम योगी ने कई स्तरों पे काम करने के निर्देश दिए, साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल रहे, इसे लेकर भी बातचीत की गई। सीएम ने सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। सभी 9 सीटों पे नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई। बूथ लेवल तक के प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्रियों को क्षेत्र में लगातार प्रवास करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों के बीच जाकर चौपाल लगाने को कहा गया। प्रभारी मंत्री जिलों में रह के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही जिले के पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य रखने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री खुद 9 सीटों पे कम से कम 2-2 रैलियां करेंगे। हालांकि इससे पहले भी सीएम योगी सभी सीटों पर कम से कम एक बार जा चुके हैं। प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और हम सब उत्तर प्रदेश की जनता के मनोभाव के अनुकूल प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश देश के पैमाने पर अग्रणी राज्य के रूप में तेजी के साथ उभर रहा है। कुल मिलाके टीम योगी मिशन मोड में काम करने को तैयार है। खुद योगी सभी सीटों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम है, क्योंकि इससे न केवल 2024 लोकसभा चुनाव की शिकस्त के घाव पर मरहम लगेगा, बल्कि 2027 के लिए संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। सीएम योगी इस बात को बखूबी समझते हैं, लिहाजा वो लगातार सरकार और संगठन के पेच कसने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पैनल है, जिसमें पूजा मिश्रा, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और अरविंद राज तिलक हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अरविंद जी, ये उपचुनाव चूंकि बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, यानी इंडिया गठबंधन के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक तरीके से नाक का सवाल है, एक साख का सवाल है कि भाई अगर इसे जीतना है, चूंकि बीजेपी की कोशिश होगी कि जो परसेप्शन 2024 में बना उसे बदला जाए और समाजवादी पार्टी उसी को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। राजेश जी, देखिए, यह चुनाव ढेर सारे निहितार्थों को समेटने वाला इसका परिणाम होगा। आपने देखा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो 2019-2014 में लोकसभा चुनाव को फतह करती आई, लेकिन 2024 में जो उससे करारी शिकस्त मिली अपेक्षाकृत 2014-2019 के। लाजिमी है कि भारतीय जनता पार्टी उसको जो है उस परसेप्शन को, उस धारणा को बदलने की कोशिश करेगी। उसका कारण है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और चूंकि योगी जी को लेकर के किस्म किस्म की जो बातें उभरी थी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, तो योगी जी को व्यक्तिगत तौर पर भी यह साबित करना होगा कि हम वही
योगी हैं जो 2022 के चुनाव में, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक आसान बढ़त दिलाने में कामयाब रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के लिए भी डू और डाई का यह चुनाव है। यह एक किस्म से लिटमस टेस्ट के तौर पे समाजवादी पार्टी इसे प्रचारित भी कर रही है कि यही नैरेटिव जो इस समय चुनाव परिणाम के बाद जो खड़ा होगा, बनेगा, वह 2027 का भविष्य तय करेगा। लेकिन मैं इसको इस अर्थ में नहीं देखता हूं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, इसलिए कि आपको याद होगा 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, तो उस समय समाजवादी पार्टी 35 सीटें जीती थी। लेकिन उसके 2 साल 2.5 साल बाद जब 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई, न कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। हालात यह हो गए कि समाजवादी पार्टी 100 सीट भी हासिल नहीं कर पाई विधानसभा का। तो कोई भी चुनाव जो है अगले आने वाले चुनाव का जो है वो नैरेटिव तय करेगा, मैं इससे कतई नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, यह जो एक ऊर्जा से भरी हुई है समाजवादी पार्टी, चूंकि आप देखेंगे कि जो 9 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है उसमें तकरीबन जो है 2024 लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर बढ़त समाजवादी पार्टी की रही है। केवल गाजियाबाद में, मझवा में और फूलपुर में भाजपा की बढ़त रही, बाकी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की रही। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि वह जो है जनता के बीच जो है चुनाव को जीत करके एक बड़ा परसेप्शन खड़ा किया जाए। ठीक है पूजा जी, चूंकि एक बड़ी फौज मंत्रियों की योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी मैदान में उतारी है, 30 प्रभारी मंत्री हैं, खुद वो अलग अलग रैलियां करेंगे और इससे पहले भी वो यहां पे जा चुके हैं। बीजेपी का प्रचार तेज दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मामले में बड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। आपको नमस्कार राजेश जी, और साथ ही जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अभी आपने कहा कि जो है बीजेपी का प्रचार तेज दिख रहा है, उनको प्रचार करने की जरूरत भी है ना, कार्य तो किया नहीं है। तो अब मंत्री जब जाएंगे जनता के बीच में, आपने 2024 में भी देखा था कि कितने मंत्री जो है चुनाव लड़े थे और कितने जीते थे। आपने ये भी देखा था 14 मंत्री चुनाव लड़े हैं, उसमें कुल मिलाकर के 3 मंत्री जीतते हैं और 12 को जो है हार का सामना करना पड़ता है। और राजेश जी, उनका चुनाव प्रचार कैसा दिखता है ना, क्योंकि मंत्री जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, हमारा नहीं दिखता ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूर्व मंत्री जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उतना कवरेज नहीं मिलती है। बाकी चुनाव प्रचार हमारे यहाँ भी चल रहा है और मैं फूलपुर विधानसभा में बैठी हुई, तो हमें पता है कि लगातार जो है हम जनता के बीच में है, क्षेत्र में बने हुए हैं राजेश जी। और हमारे यहाँ पे भी मीटिंग चल रही, पर आपने खबर नहीं किया ना, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे महासचिव कर रहे हैं यहाँ पे आकर के, उन्होंने कल मीटिंग ली। तो ये विडम्बना है कि मंत्री करते तो दिखता है कि मंत्री जा रहे हैं। हाँ, जरूरी ये है राजेश जी कि ये जो मंत्री जा रहे हैं ना, अभी समस्याओं को सुनने को कहा गया है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि आप जाएंगे समस्याओं को सुनेंगे जनता के बीच में। तो आपको क्या लगता है राजेश जी, जनता इसे सवाल नहीं पूछेगी कि आप समस्याएं जब चुनाव आए तब पूछने के लिए आए हुए हैं? आशा करते हैं इस बाई इलेक्शन के चक्कर में ही सही, कम से कम जनता की समस्याएं सुने और इसको सॉल्व करें। मैं भी फूलपुर की समस्या इनके मंत्री जो आना चाहेंगे मैं दे देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है आपने रोड चौड़ीकरण कराया और जो ग्राम सभाएं आ चुकी हुई थी नगर निगम में, आपने उनको जो है पुराने सर्कल रेट पे, जिसको 16 लाख रुपए आज दाम होता है, क्योंकि नगर निगम में आ चुकी हुई थी, आपने लाख रुपए दिए हैं। वो जनता नाराज है आपसे, किसान नाराज है, क्योंकि उनको दिन भर लाइन लगा रहता है, वहां पे इतनी ब्लैक बाजारी चलती है कि किसान लाइन में लगे रह जाते हैं। हाँ। और उसके बाद में जो जिनके ब्लैक बाजारी चल रही है वो बेचारे शाम को निराश होकर के वापस चले जाते हैं। जो ब्लैक बाजारी करते हैं वो सीधा इधर ट्रक है उसमें से चले जाते हैं। ये आपका फेलियर है। सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं वो किसी समुदाय के यहाँ से तो चली जाएंगी दरवाजे पर से चलते हुए, और किसी एक समुदाय के यहाँ पहुंचेंगे तो फिर वो रिटर्न हो जाएंगी। आप जो वहाँ पे, ये जनता के बीच की प्रॉब्लम्स है। हाँ। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग जाएंगे तो ये प्रश्न इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, शमसी आजाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमसी आजाद, क्योंकि पूजा मिश्रा ये कह रही है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया इसीलिए तो प्रचार कर रहे हैं, और जनता जब हिसाब मांगेगी, अब चुनाव के वक्त ही जनता के बीच जाएंगे तो जनता जवाब मांगेगी। देखिए, अभी पूजा जी को और भी कार्यालय से इनको अभी आना है, चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद ये भी कहना है कि सत्ता का इस्तेमाल किया, मशीनरी का इस्तेमाल किया, ईवीएम में गड़बड़ी की, टाटा में गड़बड़ी की, तो ईवीएम मशीन बदल दी। तो अभी ये सब चीजें भी पूजा जी को कहना है। तो इनके यहाँ से आता है इसलिए कि भाई अगर हम जीत जाएंगे तो ये बातें कहना, और हार जाएंगे तो देखिए ये बातें कहने। इनके पहले से प्रवक्ताओं को लिख के व्हाट्सएप पर सुबह सुबह भेज दिया जाता है। हम जिस मजबूती के साथ आज चुनाव मैदान में हैं, हमने कल भी यही कहा था, देखिए कि एक परिवार को टिकट देना, कल ये बातें हो रही थी कि अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं की गई, तो हमने यही कहा था कि हमारा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी
बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की बैठकें करने के बाद, जमीन पर सर्वे करने के बाद, कार्यकर्ताओं में सर्वे करने के बाद, पार्टी पदाधिकारियों में सर्वे करने के बाद, मंत्रियों को सर्वे करने के बाद, तब उसके बाद कोई चीजें तय होती है। इनके यहाँ तो 2 ही चीज है भाई, या तो पैसा लेके टिकट देना है या परिवार वालों को टिकट देना है। तो भाई जिसने जितना पैसा दे दिया, बोली लग गई भाई 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़, उसको टिकट दे दिया, या परिवार का चाचा भतीजा है इनको टिकट दे दिया। तो इन लोगों ने जो है इसी चीज में अपनी जल्दबाजी कि हम वो प्रत्याशी ला रहे हैं मैदान में, कि जब आप देखेंगे तो लगेगा जनता को। आज जो है इनके जहाँ प्रतिनिधि जीते हुए जहाँ पे सीटें खाली हुई है, आज वहाँ लोग ऑप्शन तलाश कर रहे हैं कि भाई हमने जो है गलती की, हमने ऐसे लोगों को चुनाव जिता कर भेजा कि जो क्षेत्र के विकास में अपना जो है रुचि ही नहीं रखते, क्षेत्र के विकास में काम ही नहीं करते हैं। जीतने के बाद जो है इधर दिखलाई भी नहीं दे रहे हैं, क्षेत्र में टहल भी नहीं रहे, हमेशा दिल्ली और लखनऊ और बॉम्बे का चक्कर लगाया करते। तो ऐसे लोगों से जो दूरी बनाई जाए। सत्ता अभी भारतीय जनता पार्टी की 2027 तक भी रहना है, इसके बाद भी रहना है। तो कम से कम हम अगर चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, तो हम प्रदेश के मुख्य धारा से जुटे, हम विकास की धारा से जुटे, हम देशभक्ति से जुटे, हम मोदी जी के विचारधारा से जुटे, हम योगी जी के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाएं। तब तो ये रहेगा भाई कि आने वाले समय में हम कम से कम अपने बच्चों को, अपने जो है छोटे जो है उनको भी कम से कम ये कहेंगे कि भाई ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि योगी, मोदी, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इन सारे मुद्दों पे यहाँ पे जनता को आपको वोट करना होगा, आप इन सारे मुद्दों को आधार बना। लेकिन पूजा कुछ कह रहे हैं, पूजा जी। ये देखिए राजेश जी, बैठ करके यही जनता को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्य धारा से जुड़ना रहेगा। जनता को पता है कि अभी 2 साल जो है और रहनी है बीजेपी की सरकार, तो उनको पता है कि तरक्की करने के लिए क्या मतलब है। अगर जनता नकार देगी आपको तो सुविधा सबक तरक्की नहीं कराएंगे क्या बात करते हैं। ये तो गलत वक्तव्य हो जाता है। अभी इन्होंने पैसे की बात की, आपके यहाँ चलता होगा भाई पैसे पे टिकट। समाजवादी पार्टी मुझे लगता है इकलौती पार्टी है जो पैसे पे टिकट नहीं देती है, और मैंने बिल्कुल समाजवादी पार्टी को इतना करीब से देखा है, जाना हुआ कि यहाँ पैसे पे तो टिकट नहीं होता है। आपके यहाँ होता होगा, ये इल्जाम मत ना लगाइए। जब आपसे पैसे मांगे गए हो कहीं से तो आप मुझे प्रूफ दीजिएगा, वरना उसके बाद ये इल्जाम नहीं लगाइएगा। हाँ, जनता के बीच में आप नहीं रहे हैं, और इस तरह के वक्तव्य मत दीजिए ना कि आप मुख्य धारा से जुड़े, विधानसभा नहीं तो जो है 2 साल और सरकार रहनी है। ये तो बहाना हो गया। ठीक है अरविंद जी, ठीक, मैं आता हूं आपके। अरविंद जी, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की इमेज को भी एक डेंट हुआ था कि भाई योगी ने प्रचार किया लेकिन वैसी सफलता यूपी में नहीं मिली। फिर हरियाणा में उसकी उस डेंट को कहीं ना कहीं ठीक किया गया, वो जहां जहां गए वो जीते, तो उसको एक इमेज को और बेहतर किया गया। क्या ये जो उपचुनाव है इसमें भी एक कोशिश होगी कि भाई कैसे बेहतर किया जाए, इन सीटों को जीत के एक परसेप्शन बदला जाए कि योगी का जलवा अब भी कायम है? देखिए राजेश जी, राजनीति जो है धारणाओं का ही खेल है, और धारणाओं से ही सत्ता हासिल भी किया जाता है और सत्ता का सिराजा बिखर भी जाता है। तो योगी जी का अपना एक जलवा जलाल है और एक ब्रांड उनका अपना है। और आपने देखा कि हरियाणा चुनाव में भी लगभग उनका स्ट्राइक रेट 70% रहा, और जम्मू में भी वो प्रचार करने गए, वहां पर भी उनका स्ट्राइक रेट, या उसके पहले आप तमाम जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो योगी जी का अपना एक स्वीकार्यता है, ग्राह्यता है पूरे देश में। शायद आपने शायद ही कहीं ऐसा मुख्यमंत्री देखा होगा जिसका देश के चतुर्दिक जो है राज्यों में उसके लोग उनकी बातों को, उनके विचारों को लोग सुनने के लिए इकट्ठा होते हो और उससे प्रभावित भी होते हो। तो वो यह साबित करना योगी जी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने उपयोगी हैं, लेकिन हाँ, चूंकि राजनीति में आवश्यक हो जाता है कि आपकी लोकप्रियता जब लोगों के सिर पर चढ़कर तभी बोलती है जब आप चुनाव जिताने में सफल होते हैं। तो ये इस मायने में अगर आप देखेंगे तो योगी जी का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में जिसका आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी को जो अनुमान लगाई थी उससे बहुत जो है नीचे जा करके अब घुटने के बल आना पड़ा है। समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं काफी बढ़त लेने में कामयाब रही और उसका हौसला बुलंद है। लेकिन हाँ, चूंकि हरियाणा का चुनाव जो है नैरेटिव को बदला है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना जो है सांगठनिक तौर पर वही पार्टी लड़ पाएगी जिसका बूथ स्तर तक प्रबंधन होगा। तो इस मामले में समाजवादी पार्टी भी कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसका भी बूथ प्रबंधन आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव के बाद से ही लगातार जो है उसमें जो है मजबूती आई है। हाँ, 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को अपेक्षाकृत वह मुकाम हासिल नहीं हुआ है जो सत्ता के गलियारे तक उसको ले जाकर के खड़ा करता है। अब यह 2027 है, उसके पहले
यह चुनाव बेशक जो है एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। हाँ। लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूं कि उपचुनाव जो है काफी आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव हुए, उसमें तमाम पार्टियों को सफल। अब आप देखिए 2019 में 2018 का चुनाव जो है निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के गोरखपुर का उपचुनाव जीत ली योगी जी का गढ़ में। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो पूरा जो है तस्वीर बदलती हुई नजर आई। बिल्कुल। लेकिन हाँ, धारणाओं को स्थापित करने में उपचुनाव जरूर महत्वपूर्ण साबित होते हैं। राजेश जी, ठीक है। शमसी आजाद, चूंकि बीजेपी के लिए अब चूंकि ये चुनाव जीतना इसलिए भी अहम हो जाता है, भाई एक परसेप्शन क्रिएट करना है, एक परसेप्शन को बदलना है जो लोकसभा चुनाव में बना। अभी टीम योगी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, दमखम दिखाने के लिए क्या फॉर्मूला सेट हुआ, क्या तैयारी? दमखम देखिए, जो हमने विकास के काम किए, जो हम लगातार जनता के बीच में संपर्क में रहे हैं, हमारा वही दमखम है। हमारा मेन दमखम जो है वो हमारा जो है गठबंधन, वो क्या क्या संगठन है, हमारा मेन वो जो है ताकत जो है वो ये है कि हम घरों तक जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकारी योजनाएं जो है आपने देखा होगा, करोड़ों रुपए की सौगात स्पेशल मुख्यमंत्री क्षेत्रों में दे रहे हैं जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। तो इसका भी कहीं ना कहीं से प्रभाव पड़ेगा। और वहाँ पर जीते हुए प्रत्याशी थे, वहाँ पर उनका एक नेगेटिव रोल रहा है। वहाँ पर अपराध ज्यादा बढ़ा, बलात्कार ज्यादा बढ़े। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अयोध्या, कन्नौज, प्रयाग, जहाँ कहीं पर भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इमेज काफी खराब हुई। और ये भाई अभी कह रहे थे, हमारी बहन कह रहे थे कि डराने की बात, तो डराने की बात तो है नहीं भाई। सबको पता है, बच्चा जानता है कि भाई बहुमत की सरकार है तो 2027 तो चलेगी ही कम से कम। उसके बाद चुनाव होगा तो उसके बाद फिर से आएगी। तो ये तो डराने वाली कोई बात ही नहीं भाई, ये तो हकीकत है ना। आदमी को दिख रहा है कि भाई 3 साल अभी बचा हुआ है, और हम जो अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताते हैं, उनके प्रत्याशी को जिताते हैं, तो कम से कम हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सत्ता से जुटेंगे, सरकार से जुटेंगे, सीधे हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं विकास होगा। ये सारी चीजें भी है जो हमारी जीत का सूत्र है। और हम 10 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, 10 सीटें हम जीतेंगे। ठीक है, पूजा जी आप कुछ कह रहे हैं? राजेश जी, क्या इन्होंने कहा कि डरा नहीं, कह रहे हैं कि मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो विकास होगा, डराना ही हो जाता है। और वो देख रहे हैं जनता ने कितना विकास किया हुआ है, कि जो जुड़े हुए हैं, जो आपके ही विधायक है, वो आपके खड़े होकर के सदन में आपसे ही प्रश्न पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारे विधानसभा में बिजली की आपूर्ति हो रही है, कब पहुंचेगी। आपके विधायक सदन में खड़े होकर के पूछ रहे थे भाई हमारे यहाँ पे क्राइम बढ़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन हमारा केस नहीं दर्ज कर रहा है। तो जनता देख रही है सारी चीजें। और अभी इन्होंने बोला कि ये भी देख रही है क्राइम रेट तो जो है एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है राजेश जी की उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे ज्यादा है, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम सबसे ज्यादा है। घटा कौन सा है? जो संगठित अपराध होता है। तो आपको पता है संगठित अपराध जो है एनकाउंटर श्रद्धेय नेताजी के समय में सबसे ज्यादा हुआ था, क्योंकि तब डाकू हुआ करते थे। तो संगठित अपराध तो हमने खत्म करके आपको दिया था, जो अपराध आपको संभालना तो आपसे संभल नहीं रहा है। और अभी आपको पता ही होगा कि यूपीएससी के जो नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, और जो अभी होना था अक्टूबर में एग्जाम होना था उसको आपने पोस्ट कर दिया और दिसंबर में लेके गए। आपको क्या लगता है कि ये जो छात्र हैं जिनके साथ में आप लगातार धोखेबाजी करते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपके साथ में हैं? वो जो है सब विधानसभाओं से नहीं आ रहे होते, वो नैरेटिव सेट नहीं कर रहे होते। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने बोला नहीं कि हरियाणा का नैरेटिव ये निकल करके आया हुआ है कि नहीं कुछ तो ब्रेक हो रहा है, तो क्या नैरेटिव नहीं सेट हो रहा है कि आपने छात्रों को सड़कों पर उतार दिया हुआ है, आपने छात्रों को बेरोजगार कर दिया हुआ है? ठीक, अरविंद जी इस पे छोटी सी टिप्पणी, फिर मेरा अगला सवाल आप ही से है। हाँ देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है तो आपको याद होगा कि 2012 में अखिलेश जी की जब सरकार आई थी तो मायावती जी के शासन का कुशासन के कारण ही जो है अखिलेश जी सत्ता में आने में समर्थ हुए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लॉ एंड ऑर्डर जो है अंततः 2017 के आसपास इतना खराब हो गया था कि जनता को जो है सब भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ा। लेकिन हाँ, वही लॉ एंड ऑर्डर के दम पे 2022 में योगी जी की वापसी हुई थी। यानी वही लॉ एंड ऑर्डर किसी के लिए जो है अभिशाप बना तो किसी के लिए वरदान बना। तो ये सभी राजनीतिक दल को इस चीज को तो देखना ही होगा कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है बेहतर हो। रही बात तो वो कहते हैं ना कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते। इस राज्य की जनता जो है पूरी तरह से परिपक्व है, मैच्योर है, अच्छी तरह जानती है कि मैं किसे चुनना है, किसे खारिज करना है, किसे सत्ता से हटाना है, किसे लाना है। ठीक, अरविंद जी चीजें जो है जी अरविंद जी, ये चुनाव चूंकि ये जो 9-10 सीटों का चुनाव है जिसपे एक सीट का भी क्लियर नहीं है कब होगा, लेकिन ये 9 सीटें 10 सीटें जो हैं ये तय करेंगी कि 27 में, यानी अखिलेश और योगी का ये जो मुकाबला है इसको ऐसे देखा जाएगा कि 27 में हवा का रुख क्या है, जिस पे इनका दबदबा रहा क्या उसका झुकाव उस तरफ रहेगा?
नहीं, देखिए ये उपचुनाव तय नहीं करेगा, इसलिए कि 2 साल में गोमती में बहुत पानी जो है गुजर चुका होगा। और जो राजनीतिक जो समीकरण है उसमें भी काफी बदलाव होगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या होगी, आजाद समाज पार्टी का क्या होगा, जो मौजूदा जो समर्थक दलों या सहयोगी दलों की गठरी की गांठ है वो कितना मजबूत रह पाएगी, इसमें ढेर सारे परिवर्तन होंगे। फिर लास्ट में जो 27 में योगी सरकार का प्रदर्शन कितना बेहतर होगा, क्या होगा। देखिए, प्रतिरोध का प्रस्तावना जितना बड़ा विपक्ष तैयार करेगा सत्ता पक्ष के लिए उतनी ही मुश्किल होगी, लेकिन यह सत्ता पक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो जनता के बेहतरी के लिए कितना काम कर सकता है। जी शमसी आजाद, दबाव क्या आपके ऊपर ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि अब तक आप उम्मीदवारों के नाम नहीं तय कर पाए, उधर तो कितने पे गठबंधन लड़ेगा, कितने पे कांग्रेस, सारा सब कुछ तय हो चुका है, यहाँ अभी तस्वीर साफ नहीं कि कौन कहाँ से उतरेगा। नहीं, तस्वीर देखिए आज काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी। मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक की, जो प्रभारी मंत्री थे वहाँ के, और बैठक करने के बाद संभवतः जो है देर रात तक आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हमने पहले भी कहा था ना कि हम न पैसा देकर प्रत्याशी घोषित करते हैं और न जो है परिवार के लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं कि हमारे यहाँ लिस्ट पहले से तैयार रहे। हम तो चुनते हैं ना भाई, हम सर्वे कराते हैं, हम देखते हैं कि जनता वहाँ का लोकप्रिय नेता कौन है, जमीनी पकड़ किसकी ज्यादा है, कौन है जो जनता के मुद्दों पर लगातार लड़ता रहा है, जनता किसको नेता बनाना चाहती है, जनता किसको माध्यम बना के विधानसभा में अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि आजकल में लिस्ट आ सकती है, तैयारी पूरी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी आगे वक्त बताएगा कि हवा का रुख क्या है और किन मुद्दों पर चुनाव आगे जाएगा।